जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाले। कल हम माने पिछले क्लास में विधायिका को समझाए थे, केंद्रीय विधायिका यानी संसद को बताए थे। और उसमें हम बताए थे कि केंद्रीय सरकार यानी संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जिसे संसद कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है देश के लिए, उसे कार्यपालिका लागू करती है और उस कानून की रक्षा के लिए न्यायपालिका बनाई गई है। यानी विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। अगर उस कानून को कोई नहीं मानता है तो मनवाने, अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर बनाए गए हैं। सरकार के 3 अंग है। कानून बनाएगा विधायिका संसद, एक कानून लागू करेगा कार्यपालिका, और दूसरा कानून को अगर कोई तोड़ता है तो उसे सजा देने का काम करेगा न्यायपालिका। ये 3 अंग है, जिसमें से हम कार्यपालिका के बारे में बता चुके थे कि कार्यपालिका में सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, अस्थायी सदस्य होते हैं ये लोग। और कुछ लोग जो एग्जाम निकाल करके, परीक्षा निकाल करके सरकारी जॉब में जाते हैं, उस कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य होते हैं। और विधायिका कल से हम शुरू किए हैं। न्यायपालिका जो है वो बाद में पढ़ाने वाले हैं। ये खत्म करने के बाद तो हम विधायिका पढ़ा रहे हैं, यानी संसद पढ़ा रहे हैं। उसमें संसद में हम बताए थे कि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के को हम पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित 8 क्लास बनाए हैं, उसको पीछे जाकर देख लीजिएगा। और कल वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम विधायिका के संबंध में बताए हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संबंध में बताए हैं। लेकिन एक क्लास में लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के बारे में अच्छा से समझा पाना थोड़ा मुश्किल था, बहुत बड़ा क्लास हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि विधायिका से संबंधित जो बातें उस क्लास में छूट गई थी, उन बातों को हम इस क्लास में देखेंगे। विधायिका से संबंधित विधायिका हम पढ़ाए थे, और विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाना है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो बातें छूट गई है, उन बातों को मैंने इस क्लास में शामिल किया है। इस क्लास में हम राज्यसभा तो नहीं पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे। और लोकसभा के बारे में जो बातें कल वाले क्लास में, पिछले क्लास में छूटी है, उन सभी बातों को देखेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष पर एक क्लास बनाएंगे इसके बाद। लोकसभा अध्यक्ष को जब पढ़ा लेंगे हम, तो राज्यसभा पढ़ा देंगे। राज्यसभा जब पढ़ा लेंगे तो हमारी केंद्रीय विधायिका समाप्त हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। अब लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा किनका अंग है? भारतीय विधायिका का, केंद्रीय विधायिका का, यानी संसद का पहला सदन है लोकसभा, क्योंकि पहले इसको देखा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा के कई नाम हैं। आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा लोकसभा। लोकसभा यानी लोगों की सभा। 1954 के पहले जनता का सदन कहा जाता था, माने लोगों का सदन कहा जाता था। आज भी इसे लोकसभा कहा जाता है। लोक यानी लोग, सभा माने वो सभा जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। आप अपने जिले से, जिस जिले से हैं, कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से हैं। उस जिले से किस व्यक्ति को चुन करके यहाँ लोकसभा में भेजा गया है। जैसे हम सिवान से हैं, तो सिवान से विजया लक्ष्मी कुशवाहा वर्तमान में चुनकर भेजी गई है। हम जब से होश संभाले हैं, पहले शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनकर जाते थे, उसके बाद ओम प्रकाश जादव गए, उसके बाद कविता सिंह गई, और ये विजया लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ हमारे सिवान से गई है, सिवान लोकसभा क्षेत्र से। तो हर एक लोकसभा क्षेत्र से यहाँ आते हैं। तो लोगों की सभा है, माने लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, इसलिए इसका नाम लोकसभा है। दूसरा नाम है निम्न सदन। निम्न सदन नाम है, कल बड़ा विस्तार में हम समझाए थे। निम्न सदन नाम रखने का उद्देश्य है कि यहाँ जिन लोगों को चुन कर भेजा जाता है वो निम्न लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो या पक्का के मकान में रहने वाले हो, यहाँ सभी लोग वोट देते हैं। निम्न लोग, छोटे लोग चुन करके यहाँ के सदस्यों को भेजते हैं, इसलिए इसे निम्न सदन नाम दिया गया। लोकप्रिय सदन क्यों कहा गया? लोगों का ही प्रिय सदन है। काहे लोगों का प्रिय है? जाहिर सी बात है कि यहाँ जिन लोगों को चुनकर भेजा गया है
वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है और लोगों के प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है, लोगों के प्रति वो जवाबदेह है, और लोगों के प्रति जवाबदेह है तो लोगों के प्रिय तो होंगे ही। जो ही व्यक्ति जवाबदेह होगा वही व्यक्ति प्रिय होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लोकसभा जो है ये आपका लोकप्रिय सदन है, और इसे प्रथम सदन कहा जाता है। जब हम संसद पढ़ाते हैं, आप कल वाला क्लास में देखिएगा, तो संसद के तीन गो भाग में हम बांटे हैं, तो पहले लोकसभा लिखा जाता है, इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। अब रही बात की 1954 के पहले इसे क्या नाम दिया गया था, दूसरा नाम था। 1954 के पहले इसे जनता का सदन कहा जाता था। 1954 के पहले इसे जनता का सदन कहा जाता था। ठीक है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संघ के लिए, अनुच्छेद 89 पढ़िएगा, तो अनुच्छेद 89 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक विधायिका होगी, संघ के लिए एक विधायिका होगी या संसद होगी, संघ के लिए एक विधायिका होगी या संसद होगी। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, 79 यानी 89, अनुच्छेद 89 में लिखा गया है कि संघ के लिए, केंद्र के लिए एक संसद होगी, केंद्र के लिए एक विधायिका होगी। जो लोकसभा आपके सामने दिखाई दे रहा है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा का क्लास हम लेंगे एक, और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, और ये देश के लिए कानून बनाने का काम करेगी, और देश के लिए कानून बनाने का काम करेगी। अनुच्छेद 89 में लिखा गया है कि देश के लिए एक विधायिका होगी, देश के लिए एक संसद होगी जो देश के लिए कानून बनाने का काम करेगी, और ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संसद में कितने लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा में कितने लोग रहते हैं, तो लोकसभा में पहले 552 लोग होते थे। लोकसभा में पहले कितने लोग होते थे, 552 लोग होते थे। लोकसभा में पहले 552 होते थे। ठीक है। अभी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में पहले 552 होते थे, तो 552 कहां से आते थे, 530 आते थे राज्य से चुनकर, 530 आते थे राज्य से चुनकर, 22 आते थे संघ शासित क्षेत्र से, और 2 आंग्ल भारतीय यानी एग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। एग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय का मतलब होता है, आपको मालूम है कि किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए 2 लोगों की जरूरी होती है, 2 लोग चाहिए, एक नर एक मादा, यानी एक पिता और एक माता, और 2 लोगों में से कोई एक अंग्रेज हो और एक कोई भारतीय हो, और उन लोगों से जो बच्चा जन्म लेता है उसे आंग्ल भारतीय हिंदी में, इंग्लिश में एग्लो इंडियन कहते हैं। तो पहले इन लोग की भी संख्या हुआ करती थी, क्योंकि देश नहीं आजाद हुआ था तो अंग्रेज यहाँ रहते थे, अंग्रेज की मैडम फिरंगी मैम भी रहती थी, तो आंग्ल भारतीय भी पैदा हो जाते थे, यानी दोनों में से, माता पिता में से कोई एक अंग्रेज और एक कोई भारतीय होता था, तो उसे आंग्ल इंडियन यानी एग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय कहा जाता था। तो उसमें से 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते थे। राष्ट्रपति क्या करते थे, मनोनीत कर देते थे। लेकिन हुआ क्या, 104वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 2019 में। 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में 2 आंग्ल भारतीय यानी एग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। तो 552 टोटल चुने जाते थे। कैसे, 530 राज्य से, 20 यूटी से, माने संघ शासित क्षेत्र से, और 2 आंग्ल भारतीय। तो 2 आंग्ल भारतीय खत्म हो गए, तो अब कितने सदस्य, अधिकतम सदस्य संसद में रह सकते हैं। अब के अनुसार जब 2 आंग्ल भारतीय 104वां संविधान संशोधन के अनुसार समाप्त कर दिया गया, तो अब कितने लोकसभा में अधिकतम संख्या रह सकती है, तो 550, अधिकतम 550 रह सकती है। लेकिन क्या 550 ही रहती है, 550 अधिकतम रह सकती है। तो 550 कहां से रह सकती है, 530 आपको राज्य से चुनकर आएंगी और 20 आएंगी संघ शासित क्षेत्र से, तो टोटल अभी 550 रह सकती है। अधिकतम क्राइटेरिया है कि 550 अधिकतम रह सकती है, लेकिन रहती नहीं है। कितनी रहती है, 530
543 टोटल 543 मेंबर रहते हैं। 543 मेंबर रहते हैं। कितने रहते हैं? 543। 543 सदस्य अभी लोकसभा में चुनकर भेजे जाते हैं। हम पिछले क्लास में इसको अच्छा से बताए हैं। 500 सदस्य। एक बार फिर से समझ लीजिए, अधिकतम संख्या पहले कितने हो सकते थे? 522, लेकिन दो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे, उस पद को हटा दिया गया। तो अब अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में? 550। लेकिन क्या 550 चुनकर जाते हैं? नहीं, 543 चुनकर जाते हैं। लेकिन हमेशा इतना ही संख्या रहेगा? नहीं, 2026 तक रहेगा। आपको 84वां संविधान संशोधन हुआ, 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें यह तय किया गया कि ये जो सीमा है 552 कहिए या 550, अधिकतम सदस्यों की रखने की जो सीमा 550 तय की गई है, जो 543 अभी रहते हैं, तो इसको 2026 तक नहीं बदला जाएगा, लेकिन 2026 में बदला जाएगा। तो 2026 में, अभी 2026 चल रहा है, इसी में, तो इसके अनुसार 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार इसी वर्ष परिसीमन आयोग बनेगा। केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग बनाएगी और फिर से आंकड़ा, परिसीमन आयोग जो बनेगी वो सन 1971 की जनगणना लेगी। 1971 के जनगणना के अनुसार परिसीमन आयोग क्या करेगी? फिर सीमांकन करेगी, लोकसभा सदस्यों के लिए सीमांकन करेगी। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ गई है ना, ये बहुत पुरनका है, तो जनसंख्या बढ़ गई है तो सीमांकन करेगी। और जब सीमांकन करेगी, जनसंख्या का सीमांकन करेगी, तो लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में अनुमानित बताइएगा, कोई नहीं जानता है, हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि कितनी सीटें हो जाएगी। जब हो जाएगी तभी जानेंगे कि 2026 में जब परिसीमन आयोग निश्चित कर देगा कि इतने संसद की सीटें रहेगी, इतने लोकसभा की सीटें रहेगी, तभी सभी लोगों को पता होगा। उसके पहले सबको पता नहीं होगा, आपको भी नहीं पता है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा एक अनुमान लगाकर कि इतनी लोकसभा की सीटें हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है। थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। तो 2026 में भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाने वाला है, और 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और एक नए संसद भवन का रचना किया जाएगा, एक नए संसद सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें संसद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए तो संसद भवन बनाया जा चुका है, आपको संसद भवन बनाया जा चुका है, यही बात सोच करके। अब देखिए सरकार परिसीमन आयोग का गठन कब करती है, ये तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, केंद्र सरकार जब करे। आगे देखेंगे, तो सीटों की संख्या जान गए आप, अच्छा से जान गए। अगर यहाँ नहीं समझ में आई हो तो पिछले क्लास में भी इस बात को समझाएं, इसलिए वहां भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन होता है। तो सबको मालूम है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल होता है और लोकसभा के कार्यकाल भी 5 साल होता है। यानी 5 साल के लिए लोकसभा का गठन की जाती है, 5 साल के लिए लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन हमेशा 5 साल रह सकता है? नहीं, 5 साल हमेशा नहीं रह सकता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल के पहले भी लोकसभा का भी गठन कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना साल है? 5 साल है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का सलाह मिल जाए, प्रधानमंत्री की सलाह से अगर राष्ट्रपति चाहें तो 5 साल के पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर दे प्रधानमंत्री की सलाह से, तो उस कंडीशन में मध्यवर्ती चुनाव कराना पड़ता है। आगे बात करेंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक बढ़ाया भी सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 साल, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। अगर लोकसभा चाहती है, सॉरी संसद चाहती है, तो 5 साल से बढ़ा सकती है। आपातकाल के, कब, किन परिस्थितियों में? आपातकाल की घोषणा करने के बाद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल लग गया। आपातकाल बड़ा डिटेल्स में हम पिछले क्लासेस में पढ़ाए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में आपातकाल लग गया, आपातकाल की घोषणा हो भी गई।
आपातकाल की घोषणा कैसे होती है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, उसको पिछले क्लास में देखिएगा। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दिया, घोषणा करने के बाद अगर संसद चाहे तो विधि बना करके लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया सकती है। अब प्रश्न उठता है, क्या कभी भारत के इतिहास में कभी भारत में ऐसा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा हो? बिल्कुल हुआ है। एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय आपातकाल लगा था। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल लगा हुआ था, जब भारत में संपूर्ण क्रांति हुई थी। भारत में संपूर्ण क्रांति, जिस क्रांति की शुरुआत हम जिस धरती पर खड़े होकर बता रहे हैं, इसी धरती से हुई थी, यानी बिहार के धरती से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस संपूर्ण क्रांति से विवश होकर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा की गई, और आपातकाल के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके, 42वां संविधान संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। जितना लाइन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन वाला लाइन है, हर एक लाइन से प्रश्न पूछता है परीक्षा में। तो लोकसभा का कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन अभी लोकसभा का कार्यकाल जब 42वां संविधान संशोधन करके 1 साल बढ़ा दिया गया, तो अभी 6 साल होता है? नहीं होता है, अभी 5 साल है लोकसभा का कार्यकाल। आखिर क्यों? तो फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन करके जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 44वां संविधान संशोधन करके जो 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था ना, उसको घटा दिया गया, पुनः समाप्त करके फिर दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया। इसलिए आज भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। अब प्रश्न उठता है कि मन करे आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहला योग्यता होनी चाहिए, अंगुलियों पर गिन लीजिए, यहां लिख नहीं पाए हैं, और बोर्ड पर कितना कुछ लिख पाएंगे। सबसे पहला होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। दूसरा, कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष हो, कम से कम आपकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, पागल दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब देश का पैसा चुरा के लेके विदेश भागने वाला। तो ये सब अगर नहीं है, कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष है, पागल दिवालिया नहीं है, किसी लाभ के पद पर नहीं है, भारत के नागरिक है, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोकसभा का चुनाव जीत करके यहां लोकसभा में जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा का चुनाव होता कैसे है? हम लिखे भी होंगे यहां लोकसभा के चुनाव के संबंध में, होगा इधर की दो। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा पहले होता था, अब ईवीएम से भी होता है। तो ईवीएम से भी होता है तो गुप्त मतदान द्वारा होता है, ईवीएम भी ओपन करके नहीं होता है। अब वोट आप क्लास देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग वोट देने के लिए गए होंगे। तो पहले गुप्त मतदान द्वारा कैसे होता था? एक कागज होता था, अभी तो कागज यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो एक कागज होता था, उस कागज पर स्वास्तिक का चित्र से मोहर लगा करके उसको मोड़ करके बक्सा में डाल दिया जाता था, वैसे होता था। लेकिन मोहर मारते समय और मोहर मारने के पश्चात भी उसे किसी को दिखाया नहीं जाता था, इसलिए उसका नाम गुप्त मतदान रखा गया था। लेकिन अभी जो ईवीएम से होता है, तो उसको भी साइड से चारों तरफ से घेर दिया जाता है, और बस जो बटन दबाता है वही जानता है कि वो किससे दे रहा है, इसलिए आज भी गुप्त मतदान होता है। अब प्रश्न उठता है, पद्धति कौन सी अपनाई जाती है लोकसभा चुनाव में? पद्धति कौन सी अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला पद्धति अपनाई जाती है। अब कहिएगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अनुसार सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी घोषित किया जाता है। अगर आपको सबसे अधिक मत प्राप्त होती है तो आप विजयी घोषित होंगे, आप जीत जाएंगे। अगर एक भी वोट अधिक हो जाता है, सबसे अधिक अगर एक भी वोट हो जाता है, तभी आपको
जीत निश्चित है। कहने का मतलब कि सबसे अधिक वोट होना चाहिए। कौन वो अधिक है इससे बहस नहीं है, सबसे अधिक है और जिसको भी सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ, वोट प्राप्त हुआ, वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहां से लिया गया है, किस देश से अपनाया गया है? तो ये ब्रिटेन से अपनाया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है। इतनी बातें बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप केयरफुली अगर सुन रहे हैं तो इसे आप वीडियो को स्लो करके नोट भी कर सकते हैं, या 2-3 बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या लोकसभा का ही चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है? नहीं, लोकसभा के अलावा आपको मुखिया का चुनाव, पंचायती चुनाव, मुखिया, सरपंच, वार्ड, इस सब का चुनाव होता है। बीडीसी, जिला परिषद, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव यानी विधायक लोगों का चुनाव, इस सब जो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति द्वारा होता है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। अब देखते हैं कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की बात करें, संसद की संयुक्त अधिवेशन, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन अब प्रश्न उठता है कि कब बुलाई जाती है? तो किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए, किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी है कि उस पे लोकसभा में से पास कराना पड़ता है। पहले पहले किसी में भी पास हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन से। लोकसभा से भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। पहले राज्यसभा से पास कराइए फिर लोकसभा से, या पहले लोकसभा से पास करा लिए तो फिर राज्यसभा से, माने आगे पीछे से कोई बात नहीं, लेकिन दोनों सदन से पास कराना पड़ेगा। और जब दोनों सदन पास कर देगी तब राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर वो विधेयक जो है विधान यानी कानून बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक सदन, लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं किया, या फिर राज्यसभा पास कर दिया और लोकसभा पास नहीं कर दिया। कहने का मतलब कि दोनों में से कोई एक सदन पास कर दिया और दूसरा नहीं पास किया, अब क्या होगा? तो दोनों में से जब कोई एक सदन पास कर देगा, दूसरा नहीं पास करेगा, उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। जब दो आदमी के बीच नहीं फरियाया जाए, तो दो सदनों के बीच जब मैटर नहीं फरियाएगा, एक पास किया दूसरा नहीं पास कर रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? लोकसभा कहे आओ आओ एक जगह बैठ के फरिया लेते, आओ आओ फरिया लिया जाओ, लोकसभा यही ना कहेगा। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? नहीं, सभी विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। जैसे आपका धन विधेयक है, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है। धन विधेयक जो है सबसे पहले कहां पेश की जाती है? लोकसभा में पेश की जाती है, और लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा की स्वीकृति मिलती है, माने राज्यसभा में पास तो हो या ना हो, हर कंडीशन में धन विधेयक जो है पास समझा जाएगा। हाँ, एक बात है कि राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक कर रखेगी, या 15वां दिन राज्यसभा उसे पास करे या ना करे, दोनों कंडीशन में पास कर देगी तो भी, और पास नहीं करेगी तो भी वो पास समझी जाएगी 14 दिन बाद। तो जब इसमें मेटरे नहीं फंस रहा है, 14 दिन बाद पासे हो जाएगा ये विधेयक, तो इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाने की क्या आवश्यकता है? आप समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि संयुक्त बैठक की जरूरत इसके लिए धन विधेयक के लिए नहीं है। अब प्रश्न उठता है, धन विधेयक के अलावा और कोई विधेयक नहीं है जिसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाने की जरूरत हो? तो हाँ, संविधान संशोधन विधेयक जो है उसमें भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। तो कहिएगा कि संयुक्त बैठक संविधान संशोधन का एक एक सदन कर देगी? ना ना ना, दोनों को दोनों सदन से अलग अलग पास कराना पड़ता है। संविधान में संशोधन करना हो, संविधान में सुधार करना हो, अभी 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं संविधान में, 100 से अधिक बार, बहुत बार संशोधन हो चुके हैं। आपको सीरियल से देखिएगा, संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे, संशोधन करके 470 बढ़ाए जा चुके हैं। तो संविधान संशोधन करना हो ना, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, दोनों सदन से अलग अलग पास कराना जरूरी है। अगर दोनों सदन अलग अलग पास कर देती है तभी संविधान में संशोधन होगा,
अगर दोनों सदन अलग अलग पास नहीं करती है तो संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो संविधान संशोधन के लिए जरूरी है दोनों सदन से अलग अलग पास कराना, उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, तो कुछ प्रावधान है जिसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या लिखे हैं, इसको समझा दे थोड़ा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अब प्रश्न उठता है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन जब बुलाई जाती है, संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में अध्यक्ष की आवश्यकता है, पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा की संख्या ज्यादा है ना, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक और बात बता दें कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना, तो उसमें लोकसभा के इच्छा अनुसार काम हो जाता है। कैसे कि देखिए ना, लोकसभा की संख्या सबसे ज्यादा है, राज्यसभा में कितने लोग हैं? बहुत कम संख्या में, 250 लोग अधिकतम रह सकते हैं, इसमें अधिकतम 550 लोग रह सकते हैं। तो लोकसभा की बातें मान ली जाती है ना, लोकसभा जीत जाता है। इसलिए संयुक्त बैठक में लोकसभा की बातें होती है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? मान लीजिए कोई भी विधेयक आया, वो धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जितनी बातें बता रहे हैं केयरफुली सुनिएगा। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा में पेश की जाएगी पहले, और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकेगी। संयुक्त बैठक ना ही बुलाई जाएगी, 14 दिन तक रोकेगी, 14 दिन के बाद 15वां दिन पास समझा जाएगा। अगर नहीं भी चाहती है राज्यसभा उसे पास करना, तभी पास समझी जाएगी। प्रश्न उठता है कि धन विधेयक क्यों सबसे पहले लोकसभा में पेश की गई? राज्यसभा अधिकतम 14 दिन से अधिक क्यों नहीं रोक पाती है, उसे रोक क्यों नहीं पाती है? राज्यसभा के न चाहते हुए भी पास क्यों हो जाता है? तो धन किसका है? देश का धन किसका है? जनता का है। जनता कहाँ चुनकर भेजी है? जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ लोकसभा में ना है, राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आए हैं। राज्यसभा के सदस्यों को तो विधायक लोग चुन कर भेजे हैं, जनता थोड़े चुनकर भेजी है। जनता के चुने हुए विधायक लोग चुन करके राज्यसभा में भेजे। इसीलिए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक दिन तक नहीं रोक पाती है, जबकि लोकसभा पास कर देती है उसे। कैसे कि धन जनता का है ना जी, जनता का सदन यही है, लोकसभा है, इसीलिए लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास नहीं करती। तो इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, अभी जस्ट बताए हम। और संयुक्त बैठक नहीं होता है, अभी बताइए भी। संविधान संशोधन पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, अभी हम बताए। दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना पड़ता है। हम अभी बताए कि संविधान संशोधन करना हो तो दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना पड़ेगा, जस्ट समझाए। निर्वाचन से संबंधित, अब प्रश्न उठता है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों सदस्यों में से अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, लोकसभा के सदस्य से निर्वाचन के संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, या राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कोई निर्वाचन संबंधी विवाद, मान लीजिए गलत ढंग से कोई एमपी जीत गया, तो क्या होगा? तो चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर, यहां हम लिखे होंगे निर्वाचन से संबंधित विवादों के निर्णय चुनाव आयोग के सलाह से राष्ट्रपति सुलझाएंगे। तो अगर एमपी के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई मसला फंसता है, कोई गड़बड़ी करके जीत गया, मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट है गलत ढंग से भ्रष्टाचार करके गलत ढंग से जीत कर आ गया, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। क्या राष्ट्रपति अपने मन से करेंगे? नहीं, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के सलाह से, चुनाव आयोग के सिफारिश से राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति को रखा जाए, उस व्यक्ति को सदन में रखा जाए, न रखा जाए, सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाए, या फिर सदन की सदस्यता उसे दी जाए। इसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे अपने मर्जी से, नहीं, चुनाव आयोग के सिफारिश से। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी सांसद
हमेशा मान लीजिए कि कोई भी संसद हो, अगर 60 दिन से अधिक समय तक संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो क्या होगा? मान लीजिए 60 दिन यानी 2 महीना। 2 महीना तक वह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। मान लीजिए वो संसद बनाया गया है, किस लिए उसे एमपी चुनकर भेजा गया, किस लिए? कि संसद के कार्यवाही में भाग ले। अगर लगातार 2 महीना अनुपस्थित रहा, लगातार 2 महीना अनुपस्थित रहा तो क्या होगा? उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वोट करने की बात रही लोकसभा के सदस्यों की, संसद के सदस्यों की, वोट करने की बात रही तो पार्टी के इच्छा के खिलाफ में लोकसभा के सदस्य वोट भी नहीं करते हैं। पार्टी जहां चाहती है, जिस पार्टी से मान लीजिए लोग पार्टी से तो जीत कर आते हैं जी। अभी सीवान जिला से विजया लक्ष्मी कुशवाहा जो जीत कर गई है, बीजेपी की उम्मीदवार है, माने एनडीए की उम्मीदवार है। तो पार्टी से नहीं जीत कर लोग जाते हैं जी। तो ये पार्टी की इच्छा के विरुद्ध मतदान भी नहीं करते। हाँ, अगर ये मान लीजिए कि अगर इनको अलग भी मतदान करना है तो चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं, पार्टी से त्याग पत्र दे करके अलग भी हो सकते हैं। तो ये सब बातें रही लोकसभा से। इसकी हम अगले क्लास में, कल वाले क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाएंगे, उसको पढ़ना ना भूले, लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये क्लास आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, हम आपसे कितना बार कहते हैं कि 4-5 क्लास 5 क्लास लगातार इतना गर्मी में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाने के बाद थके हारे रहते हैं, फिर भी आपके लिए ऑनलाइन क्लास लाते हैं, आपके कल्याण के लिए। तो आप हमारे फेसबुक पर जाकर फॉलो करें, इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधियों के पास, और लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास और लाइक करें। आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।